हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, आज हमने अपने चैप्टर थर्ड की शुरुआत करनी है, विच इज़ पब्लिक, प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। हमने इससे पहले पढ़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने समझा कि कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिसके अंदर हमने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, कॉर्पोरेट सोसाइटी, इसके बारे में पढ़ा। अब ये तो लॉ के हिसाब से सेग्रीगेशन है, ठीक है। ओनरशिप के बेसिस पर सेग्रीगेशन इन तीन तरीके से होता है, यानी कि पब्लिक, प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। यानी कि अल्टीमेटली जो मालिक हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन है? क्या वो पब्लिक है, या वो कोई प्राइवेट इंडियन एंटिटी है, या वो कोई ग्लोबल कंपनी है जिनके पूरे दुनिया के अंदर बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो वो सेग्रीगेशन था बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, यानी कि कितने टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का सेग्रीगेशन है बेस्ड ऑन ओनरशिप, कि अल्टीमेटली पैसा किसका लगा हुआ है, ओनर कौन है, ठीक है जी। लिखते हैं, लिखेंगे हेडिंग चैप्टर की। ठीक है जी। सो द इंडियन इकोनॉमी may be classified may be classified into two sectors. So majorly दो सेक्टर हैं हमारे, पब्लिक एंड प्राइवेट। सो पब्लिक सेक्टर वो है जहां पर सरकार का पैसा लगा है, प्राइवेट सेक्टर वो जहां पर इंडियन कंपनीज का पैसा लगा है या इंडियन इंडिविजुअल्स का पैसा लगा है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आई 1991 के बाद, ठीक है जी। जो आपकी लिबरलाइजेशन पॉलिसीज थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया हमारे देश में, कि बाहर की कंपनी आकर यहां पर धंधा कर सकती हैं, एक बिजनेस सेटअप कर सकती हैं। वो अपने आप भी सेटअप कर सकती हैं, या किसी प्राइवेट या पब्लिक एंटिटी के साथ जॉइंट वेंचर में भी अपना बिजनेस यहां पर लॉन्च कर सकती हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, ठीक है। तो बेसिकली जो बहुत पुरानी चीजें हैं वो पब्लिक और प्राइवेट है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन 30 साल पुरानी है, उससे पहले देश में ज्यादा देखी नहीं जाती थी, ठीक है जी। सो द इंडियन इकोनॉमी मे बी क्लासिफाइड इनटू टू सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप समझिए, ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप है। तो एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, कंपनी फॉर्मेशन भी हो सकती है, या पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, ठीक है। बट यहां पर हम किन की बात कर रहे हैं? प्राइवेट पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो कंपनी के अंदर मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहां पर किसी भी एंटिटी को प्राइवेट सेक्टर कंपनी तभी बोला जाता है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स इंडिविजुअल लोग, आम लोग ओन करते हैं। और ऐसी कंपनी जिनका मेजर स्टेक, मेजर शेयर होल्डिंग सरकार सरकार के पास है, भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस तरीके के एंटिटी को हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। These are the businesses, these are the businesses owned
managed and controlled by individuals or a group of individuals. These are the businesses owned, managed and controlled by individuals or a group of individuals. ठीक है, तो इसमें सरकार का कुछ खास लेना देना नहीं है ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, और पब्लिक सेक्टर क्या होती है? These are the various enterprises. These are the various enterprises owned and controlled by government. These organizations may be partly or wholly. These organizations may be partly or wholly owned by the central or state government. By the central or state government. They may also be a part of ministry or come into existence by a special act, come into existence by a special act of parliament. Full stop. The government through these enterprises participates in the economic activities of the country. ठीक है जी, तो सरकार क्या करती है? इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है कंट्री के. सो दीज आर वेरियस एंटरप्राइजेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. These organizations may be partly or wholly owned by the central or the state government. They may also be a part of ministry or come into existence by a special act of parliament. समझो, आपकी इंडियन आर्मी क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल है. क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल है जी. क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं? नहीं होती हैं. ठीक है, लेकिन क्या सैलरीज बांटी जाती हैं उनके इंडियन आर्मी के एम्प्लॉइज को? बिल्कुल बांटी जाती हैं. क्या इंडियन आर्मी किसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? बिल्कुल आती है. एंड द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सिमिलरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफिस है. ठीक है जी. एंड वो आता है सीबीडीटी के अंदर. सीबीडीटी इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीडीटी आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर. सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दो लेग्स हैं.
वन इज CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेकंड इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला जो विंग है वो कलेक्ट करता है GST और साथ साथ कस्टम ड्यूटी, और जो डायरेक्ट टैक्स का लेग है वो क्या कलेक्ट करता है आपके देश में, इनकम टैक्स एंड द वेल्थ टैक्स। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करती हैं, दे में ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है, और कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हैं थ्रू अ स्पेशल एक्ट, इनका फॉर्मेशन एक स्पेशल एक्ट के अंडर हुआ है, विच इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल नहीं करते। फर्क क्या है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में, जो आपके मिनिस्ट्री के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं उन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री का, अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस का। ठीक है, और जो आपके अदर लेग्स हैं जो स्पेशल एक्ट में फॉर्म किए गए हैं उन पर मिनिस्ट्री का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, कंट्रोल उनमें भी होता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितनी आजादी नहीं मिलती, लेकिन एक मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बेटर हो जाती है अगर किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है तो। ठीक है जी, द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइजेज पार्टिसिपेट्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलते हैं जी आगे, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। Excuse me. Sole proprietorship, sole proprietorship, partnership, joint Hindu family businesses, cooperative societies, कंपनीज हो गई प्राइवेट कंपनीज, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज आप मत लिखो इसमें, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी भी हो सकती है। ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी शेयर होल्डिंग सारी सरकार की है तो वो पब्लिक कंपनी हो गई। ठीक है जी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, MNCs। MNCs के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आईफोन जो एप्पल इनकॉर्पोरेटेड है, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड की यूनिट्स चाइना में भी हैं, इंडिया में अब खुल चुकी हैं, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, सेलिंग डिविजन्स हैं। टोयोटा के बहुत सारे प्लांट्स हैं, मानेसर गुड़गांव से आगे जाकर मानेसर और भिवानी वगैरह तक, भिवाड़ी तक चले गए हैं। होंडा हो गया, मारुति तो पब्लिक सेक्टर है, मारुति उद्योग। वॉलमार्ट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं इनके, और उनका एक डिवीजन इंडिया में भी है। ठीक है जी, जैसे आपको HUL पता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इट इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ यूनिलीवर लिमिटेड। तो हर देश के अंदर एक यूनिलीवर के नाम से एक कंपनी है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पाकिस्तान में पाकिस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से है। ठीक है जी, तो यूनिलीवर इन इटसेल्फ इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। एग्जाम्पल यहां पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है जी, चलें आगे।
the government in its industrial policy from time to time defined the area of activities in which the private sector and public sector are allowed to operate. ठीक है जी। तो सरकार अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू आइडेंटिफाई करती है और बताती है कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो कोई भी लोग, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, और कौन कौन से बिजनेस हैं जिसके अंदर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस नहीं कर सकती। रेलवे इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, इंडियन नेशनल रेलवेज, जबकि मेट्रोज काफी अब प्राइवेट शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे अगर दिल्ली स्पेसिफिक बात करें तो जो एयरपोर्ट विंग है दैट इज अ प्राइवेटली ओन्ड रेलवेज बाय रिलायंस। ठीक है, बट जो आपका इंडियन नेशनल रेलवे कनेक्शंस हैं वो आज भी सरकार के पास हैं। डिफेंस इज द अनदर कैटेगरी ऑफ बिजनेस जिसके अंदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अलाउड नहीं है इन इंडिया। ठीक है, बाहर हैं बहुत सारी कंपनीज जो प्राइवेटली आर्म्स एंड एम्युनिशंस के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी। नार्कोटिक्स इज वन ऑफ देम, एटॉमिक एनर्जी इज अनदर। लिखते हैं जी इसके बारे में। In accordance with the latest industrial policy, कब आई थी? 1991। We have public sector units, private sector enterprises, and global enterprises coexisting in the Indian economy. Coexisting in the Indian economy. ठीक है जी। अगली हेडिंग लिखेंगे फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। Features of public sector enterprises. The government has a major role. The government has a major role to play. Major role to play in the formation of public sector enterprises. In the formation of public sector enterprises. ठीक है। PSEs
were formed by the government. PSEs were formed by the government to participate in the economic activities of the country. Participate in the economic activities of the country. These enterprises contribute to the economic development of the country. These enterprises are owned by the public. And are accountable to the public through the parliament. पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे. PSEs ensures organizational performance productivity and quality excuse me standards ठीक है जी. सो क्या फीचर्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के या एंटरप्राइजेस के? द गवर्नमेंट हैज द मेजर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. PSEs were formed by the government to participate in the economic activities of the country so that सरकार भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हिस्सा ले पाए, ठीक है, और कंपटीशन दे पाए प्राइवेट सेक्टर को. These enterprises contribute to the economic development of the nation. These enterprises are owned by the public and are accountable to the public through the parliament. तो इनके books of accounts कहाँ दिए जाते हैं, कहाँ present किए जाते हैं? Parliament में. PSE ensures organizational performance, productivity and quality standard. ठीक है जी. अब प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हमने बोला था या तो थ्रू मिनिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, या फिर अलग से एक एक्ट बनाया जा सकता है इनको फॉर्म करने के लिए. तो पहले वाली ही हम मिनिस्ट्री वाली पढ़ रहे हैं. हेडिंग लिखेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. लिखेंगे जी. दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म of organizing
public enterprises. This is the oldest form of organizing public enterprises. These enterprises are established. These enterprises are established as departments, of ministry and are considered as an extension of ministry itself. Extension of ministry itself. The government functions through these departments. The government functions through these departments. These are not independent legal entities. These are not independent legal entities. They act through the officers of the government. They act through the officers of government and its employees, its employees are government employees, and its employees are government employees. ठीक है जी? फीचर्स सब हेडिंग लिखेंगे इसकी. फीचर्स क्या क्या है? These are accountable to the ministry. तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल होती हैं, इनकी जवाबदेही किनको होती है? मिनिस्ट्री को, एंड अल्टीमेटली टू द पार्लियामेंट. फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस come directly from the government treasury. Come directly from the government treasury. These organizations are subject to accounting and auditing controls. These organizations are subject to accounting and auditing controls. Employees of the enterprise. सब एक इनकम टैक्स ऑफिसर क्या सरकारी ऑफिसर है या नहीं है? है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपने आप में, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसका एम्प्लॉय है. सो एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होते हैं.
सो जिस तरीके से एक मंत्री, एक पॉलिटिशियन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर अगर एक डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ है, उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। ठीक है। ई considered as a major considered as a major subdivision excuse me of the government, considered as a major subdivision of government department, government department। ठीक है। नेक्स्ट सब हेडिंग मेरिट्स, फायदे। मेरिट्स, पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस effective control, parliament exercises effective control over their operations, high degree of public accountability, high degree of public accountability, source of income for the government। साहब हमारे देश का मेजर रेवेन्यू इज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जो कि आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम यही है, देश में टैक्स की कलेक्शन करना। ठीक है जी। सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट एंड लास्ट द नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। लास्ट सब हेडिंग लिमिटेशंस, नुकसान क्या है। अब यहां पर भी ना कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, विच इज करप्शन। ठीक है। इन मिनिस्ट्रीज में ऑलरेडी बहुत ज्यादा करप्शन होता है। लिमिटेशंस, अब ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेशन की बात कर रहे हैं हम, प्रैक्टिकल लिमिटेशन नहीं कह रहे। अदरवाइज ये जो ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है, इनके फायदे ये होने चाहिए थे। एक्चुअली हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे वो अलग कहानी है, बट यस, अगर करप्शन ना हो, हर आदमी ईमानदारी से काम करे, तो ये बेनिफिट्स ऑब्वियसली आपको मिलेंगे इन ऑर्गेनाइजेशंस से। बट इन ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी इनहेरेंट लिमिटेशन यही है कि ये मिनिस्ट्री के थ्रू रन होती है, तो मिनिस्ट्री का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है इनके ऑपरेशंस पर। ठीक है। जैसे कि हर साल फरवरी को, पहले सरकार फरवरी एंड पे देती थी, फिर सरकार ने 1 फरवरी को बजट पेश करना शुरू किया। अब जो बजट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आती है। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो हेड हैं वो हो गए आपके फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, जो भी हैं वो भले वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है जी, उनकी ड्यूटी होती है बजट पेश करना। बट इस बजट को एज अ पॉलिटिकल टूल भी इस्तेमाल किया जाता है कि जितना अच्छा बजट आएगा उतनी ज्यादा वोटिंग लोग बेटर करेंगे इन द फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी। तो वो एक करप्शन का हिस्सा है जो जिसको एज अ टूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बजट शुड जस्ट बी यूज्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। लिमिटेशन लिखेंगे, फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा इशू है। Employees are not allowed to take
independent decisions. Employees are not allowed to take independent decisions without approval of the ministry. Without approval of the ministry. Overcautious and conservative approach does not allow them to take does not allow them to take risky ventures political interference through the ministry. Political interference through the ministry. Insensitive to consumer needs. Insensitive to consumer needs and do not provide adequate services to them. And do not provide adequate services to them. ठीक है जी, तो ये लिमिटेशंस हैं. पहला तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, एम्प्लॉइज को इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की बेसिकली उनके पास पावर नहीं दी हुई. ठीक है. ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव अप्रोच डजंट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर्स. तो अगर कोई बिजनेस है जिसके अंदर रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो ऑब्वियसली पैसा कमाने का भी ज्यादा ऑप्शन है. तो नए तरीके के बिजनेसेस में ये ऑर्गेनाइजेशन हाथ नहीं डालती. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री, insensitive to customer needs and do not provide adequate services to them. ठीक है साहब, ये पढ़ के आइएगा, रिवाइज दिस. इसके बाद हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ही बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट इट टू अस. ठीक है, we'll pick this up in the next class. Till then, thank you so much. Bye bye.